कल्पना कीजिए कि आपने एक दिन एग्जाम दिया और दूसरे दिन ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खुशी होगी ना। जैसे कि कईयों लोग को ये होता है कि पता नहीं इतने महीनों बाद रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या होगा, हम आगे कौन सी तैयारी करें, अब हम इसको कंटिन्यू करें या फिर से रीस्टार्ट करें। तो ऐसा ही एक फैसला यूपीएससी के द्वारा लिया गया है। इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जो प्री का एग्जाम होगा उस एग्जाम के बाद ही एक बार आप सभी कैंडिडेट्स को यानी कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर की को अपलोड किया जाएगा। प्रोविजनल आंसर की क्या होती है? एक बार ऐसे होता है जो अनंतिम, जिसको उत्तर कुंजी कहते हैं, यानी कि एक बार ऐसे आंसर की डाल दी जाएगी। उसके बाद जो भी छात्र होंगे उनके जितने भी जो डाउट होंगे या जो भी उनकी क्वेरी होगी क्वेश्चन को लेकर, या फिर उनको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो 3 रेलेवेंट सोर्स के साथ यूपीएससी को सुझाव दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर उनसे अपने जो भी विचार है वो उनके सामने रख सकते हैं। तो इस तरह की एक आंसर की आएगी। यानी कि अब ये जो फैसला यूपीएससी के द्वारा लिया गया इसको सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए ये फैसला दिया गया, मतलब यूपीएससी ने लिया। जैसे कि ये मामला इतना ये रिसेंटली नहीं है, ये काफी पुराना मामला है कि 2024 में एक ना याचिका यानी कि रिट दायर की गई थी कि जो आंसर की होती है, यानी कि जो आंसर की होती है, यूपीएससी जो आंसर की करता है ना, सबसे पहले आज तक क्या प्रथा चल रही है कि जब प्री का एग्जाम होता है उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद फिर होता है इंटरव्यू, तो तीनों के बाद ही फिर फाइनल आंसर की जो यूपीएससी के द्वारा रिलीज की जाती है, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाती है। तो जो छात्र थे, जो यूपीएससी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इसको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इससे जो वास्तविक शिकायतें होती हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स को डाउट्स होते हैं क्वेश्चन को लेकर या फिर उनको अपनी गलतियों के बारे में जो पता चलने का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरा 1 साल उन्हें वेट करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी जो है वर्ल्ड की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो इसका पूरा प्रोसेस जो है पूरा 1 साल चलता रहता है। यानी कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ऐसे 6 से 7 महीने, फिर 7 से 12 महीने कैसे हो जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन इससे क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, उनकी शिकायतें उनके अंदर ही रह जाती है। यानी कि वो किसी को अपने सुझाव नहीं दे सकते, अपनी शिकायत नहीं किसी को बता सकते। और जो नियुक्तियां होने के बाद की आपत्तियां जो होती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए एक बार किसी की ज्वाइनिंग हो गई है ना, तो उसके बाद जो भी उन्होंने अपनी आपत्ति डाली उसका कोई भी मायने नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ऐसे होता था, यूपीएससी पहले यही करता था। पहले जो उत्तर कुंजी मिलती थी, अंक और जो कट ऑफ मार्क्स होते थे, वो सबसे अंतिम में उनको घोषित किया जाता था। और ये जो प्रक्रिया लगभग 1 साल लंबी होने के कारण इसमें क्या होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपनी जो उनकी प्रोग्रेस, उनकी परफॉर्मेंस क्या, उसकी जांच करने का मौका पूरा साल ही नहीं मिलता कि उन्होंने कहाँ तक परफॉर्म किया है। जिससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें गुस्से की भावना आ जाती है। यानी कि एक प्रकार से उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ऐसे ही अब सिविल सर्विस एग्जाम जो है, उन्होंने यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये कमीशन ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो प्रोविजनल आंसर की है वो प्री के बाद ही डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और बहुत अच्छा फैसला लिया गया। इस फैसले का इंतजार आई थिंक जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को इसका इंतजार था कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा रूल बनाया जाए। अब देखिए छात्र क्या चाहते हैं कि जो प्री एग्जाम होता है उसके बाद एक बार आंसर की भेज दी जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो सभी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी यूट्यूब ओपन करते हैं या फिर किसी के ऑफिशियल साइट या फिर किसी के भी चैनल पर जाकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा अलग अलग आंसर की बता दी जाती है, जिसमें थोड़े डाउट्स और ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो छात्र होते हैं वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं हम इसमें पास होंगे या नहीं होंगे, हम आगे मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं और कई छात्र तो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इससे उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूपीएससी के जो उत्तर होते हैं उन पर भी एक तरह से ऑब्जेक्शन किया जाता है और ये जो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने क्या, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने क्या रिट में बताया, उन्होंने कहा कि जो पारदर्शिता की कमी है वो इस पूरे प्रोसेस में देखी जाती है, क्योंकि प्री एग्जाम के बाद जो उत्तर कुंजी की जांच करने का मौका उन्हें नहीं मिलता था, जिससे अपने प्रदर्शन का उनको आंकलन नहीं होता था। क्योंकि किसी भी, आप मान लीजिए जैसे किसी ने आंसर की डाल दी, फिर बच्चे तो उसी को सच मानते कि पता नहीं ये सही होगा। लेकिन जो यूपीएससी
के आंसर होते हैं वो थोड़े मतलब कि उनकी जो आंसर की रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, यानी कि एक तरह से वो ऑफिशियल रहती है, तो इसी वजह से उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसके साथ ही जो आंसर की होती है उसमें जितनी भी जो गलतियां होती हैं उनके खिलाफ जो आपत्तियां दर्ज करने का समय होता है वो उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आंसर की होती है सबसे अंतिम में जारी की जाती थी, और तब तक क्या होता है, तब तक तो ज्वाइनिंग हो चुकी होती है, फिर उसके कोई मायने नहीं रह जाते, यानी कि बिल्कुल वो बेकार चली जाती हैं। इसके बाद जो प्री के बाद उत्तर अगर मान लीजिए आंसर की किसी को नहीं मिलती तो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता। उन्हें यह लगता है कि पता नहीं मेरा प्री हुआ कि नहीं हुआ, मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, तो ऐसे में वो थोड़ा डाउट में रहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्यवाही की थी, उन्होंने एक मिक्स क्यूरी की नियुक्ति की थी, यानी कि एक ऐसी क्यूरी बनाई गई थी जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच करनी थी, और उसमें जो वरिष्ठ वकील थे जगदीप गुप्ता उनको अमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया था, यानी कि न्याय मित्र की वो निष्पक्ष होकर फैसला दे सके। इसमें उन्होंने सुझाव क्या दिया कि यूपीएससी को प्री के बाद 1 या 2 दिन बाद ही एक अनंतिम उत्तर कुंजी, यानी कि प्रोविजनल, अब देखिए ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये है प्रोविजनल आंसर की, ये अपलोड की जाएगी। इससे उम्मीदवार जो है अपनी जो भी डाउट्स हैं वो उनको रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि डाउट्स अपने डाल सकते हैं, फिर उनको मौका मिलेगा और फिर जो प्रक्रिया होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यूपीएससी की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि यूपीएससी के बारे में आखिर है क्या। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि शामिल होती हैं। तो इनकी जो यूपीएससी एक तरह से कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तब से इसको सिविल सर्विसेज को लागू किया गया था, भारत में शुरू किया गया था। हालांकि उस समय पर भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे, सिर्फ अंग्रेज ही इस एग्जाम को देते थे और वही पास होकर वही अफसर अधिकारी बनते थे। लेकिन आज क्या है, आज अगर आप हमारे भारत में देखेंगे तो हर एक बच्चे को पता है कि यूपीएससी नाम की भी कोई चीज है। तो यहाँ पर जो मतलब रैंक रहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि, ये रैंक ऊंचे ऊंचे पद रहते हैं यहाँ पर। इसमें जो सिविल सेवाओं में भर्ती, नियुक्ति और जो चयन की प्रक्रिया ये इस कमीशन के द्वारा की जाती है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान किया गया। प्रशासनिक सेवाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता बनाए रखना इसका काम होता है। इसका इतिहास 1854 में ये पहली बार शुरू हुआ था। उसके बाद 1855 में भारतीयों के लिए पहली बार इसको ओपन किया गया था। लेकिन भारतीय ये एग्जाम जो था स्टार्टिंग में भारत में नहीं होता था, सबसे पहले ये एग्जाम लंदन में होता था, सिर्फ वहीं पर ही जाकर ये एग्जाम देना पड़ता था। 1886 में ली आयोग आता है और उन्होंने फिर भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की सिफारिश कर दी। उसके बाद 1922 में भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दिल्ली में करवाई गई थी, यहाँ पर आयोजित हुई, और इलाहाबाद में। तो ये 2 प्लेसेस आपको थोड़ी मतलब होनी चाहिए याद, दिल्ली और इलाहाबाद में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम हुआ था भारत में। 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। फिर 1935 आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके तहत इस आयोग को और ज्यादा शक्तियां दे दी जाती हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। संविधान में इसके प्रावधान किए जाते हैं और इसका नाम बदल दिया जाता है। फिर इसका नाम होता है लोक संघ सेवा आयोग। पहले था अखिल भारतीय सेवा आयोग, लेकिन अब क्या था, लोक संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1950 के बाद यूपीएससी फिर स्वतंत्र और संवैधानिकता का उसको दर्जा मिल जाता है और ये अब पूरी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी का जवाब क्या दिया था कि तुरंत आंसर की जो है, यूपीएससी ने कहा, जब हम इस मामले की बात करते हैं उन्होंने कहा कि हम तुरंत आंसर की नहीं दे सकते हैं, जब परीक्षा की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही आंसर की दी जाएगी। तो फाइनल की आंसर की जारी करेगा, सबसे पहले ये कहा गया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यूपीएससी अपना तर्क देता है कि जो अगर तुरंत आंसर की दे जाती फिर उससे विवाद बढ़ जाते हैं, अदालत में केस दायर होने लगते हैं यूपीएससी के खिलाफ, फिर पूरी चयन प्रक्रिया रुक जाती है जिसमें बाधा आती है। इसी कारण उन्होंने कहा कि हम अंतिम लास्ट में ही अपनी आंसर की वो डालेंगे। लेकिन इससे बच्चों पर भी असर पड़ता है क्योंकि उन्हें अपना पूरी तरह से स्कोर मालूम नहीं हो पाता है। फिर उन्हें ऑफिशियल आंसर की ना मिलने की वजह से उन्हें मतलब बहुत सारा इधर उधर भटकना पड़ता है, कभी किस चैनल पर आंसर की, कभी किस पर। तो ऐसे में उनके मन में डाउट जो वो लगातार बढ़ते जाते हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी इसकी वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्वीट, तो ये जो है एक तरह से ये एफिडेविट जो है ये दिया गया था जो इस कमीशन के मुख्य जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके द्वारा, मतलब जो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो याचिका है इस पर वो विचार करेंगे। कि उन्होंने कहा कि रिलीज जो आंसर की रिलीज की जाएगी वो आफ्टर द एग्जाम जल्दी ही की जाएगी
और उन्होंने अभी ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह ही यूपी पीसीएस जो है उन्होंने भी सेम प्रोसेस इसको फॉलो करने की बात कही है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम बताया जा रहा है। अब अगर हम नई प्रक्रिया की बात करें कि अब नई प्रक्रिया इसमें क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि मान लीजिए आज एग्जाम हुआ तो कल या परसों तक आपको साइट पर प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो उम्मीदवार है वो 3 रेलिवेंट सोर्स जैसे कोई किताब या फिर किसी एक्सपर्ट की राय के साथ अपने जो डाउट है वो डाल सकते हैं। बिना स्रोत वाली आपत्तियां जो वो खारिज हो जाएंगी, यानी कि कोई ऐसे किसी ने डाउट डाल दिया लेकिन उसके साथ कोई आपने सोर्स नहीं दिया, कोई बुक नहीं दी, कोई आपने किसी भी एक्सपर्ट के विचार नहीं दिए, उसके जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं दी, तो उसमें क्या होगा, फिर उसको खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है एक्सपर्ट इसकी समीक्षा करेंगे। आपत्तियों को जो उस विषय से संबंधित जितने भी एक्सपर्टीज होंगे उनकी एक टीम तैयार की जाएगी और उनके सामने उन डाउट्स को रखा जाएगा और उसके बाद ही अंतिम आंसर की तैयार होगी। और जो अंतिम कुंजी है वो भी पूरे प्रोसेस के बाद लास्ट में ही डाली जाएगी। इसका लाभ क्या होने वाला है कि उम्मीदवारों को जल्दी फीडबैक मिलेगा और उनकी जो मुख्य परीक्षा में तैयारी है उसमें मदद होगी। इसके साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ेगी, शिकायतें कम हो जाएंगी। तो इसी तरह ये एक नई प्रक्रिया बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपका इस फैसले के बारे में क्या राय है कि यूपीएससी ने ये जो फैसला लिया है प्रोविजनल आंसर की का, ये फैसला सही है या फिर गलत? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि ये जो यूपीएससी है इसके द्वारा ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का इंतजार था कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा प्रोसेस किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इस नई किसी और नए करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।